प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 10 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। और जैसे हम पिछले लेक्चर्स में प्रश्न नंबर 1 से 9 तक इस प्रश्नावली के हल कर चुके हैं और आपको पता है कि बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में और होंगे। तो यहाँ देखिए कि आपको दिया हुआ है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कि बालक और बालिकाएं, तो बालक मीन्स बॉयज और गर्ल्स, इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 7:5 है। और जब अनुपात दे रखा हो तो संख्या माननी बहुत ही आसान है। तो बालकों की संख्या हम क्या मानते हैं, 7x, और बालिकाओं की संख्या 5x, क्योंकि पहले भी ऐसे अनुपात वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से जब अनुपात दे रखा हो तो संख्याएं माननी जो है इस प्रश्नावली में बहुत ही आसान है। अब कहता है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालक अधिक है। तो बालकों की संख्या में से अगर बालिकाओं की संख्या घटा दें तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास सीधा समीकरण आ जाता है। तो यहाँ पर आप हल में लिखोगे, माना बालकों की संख्या कितनी है, 7x, और बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, 5x। अब प्रश्न के अनुसार दोनों में अंतर कितना है, 7x - 5x बराबर 8 है। ठीक, तो अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ से x आ जाए, x आती है हमारे पास बालक और बालिकाओं की संख्या आ जाएगी। 7x - 5x कितना हो गया, 2x बराबर 8, और x बराबर 8 बटे 2, 2 1 2, 2 चौके 8, या x बराबर 4। x बराबर अगर 4 आ गया तो बालकों की संख्या 7 चौके 28 और बालिकाओं की संख्या 5 चौके 20। तो यहाँ पर इसलिए बालकों की संख्या बराबर 7x, यानी 7 गुणा में 4, 28। बालिकाओं की संख्या पाँच एक्स, यानी 5 गुणा 4, 20। तो इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न में क्या करना है, आपने पहले दी गई कंडीशन के अनुसार एक समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करना है। जैसे हम समीकरण को हल करेंगे लगभग इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अब आगे 11वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाता हूँ कि यहाँ पे 3 व्यक्ति, एक तो बाईचुंग है, एक बाईचुंग के पिताजी है और एक दादाजी है। चलो जी, ये बाईचुंग हो गया, ठीक, नाम लिख देते हैं इसका बाईचुंग। और ये हो गए बाईचुंग के पिताजी, ठीक, लो जी, बाईचुंग के ये पिताजी हो गए और ये लो जी इसके दादाजी, ठीक।
ये बाईचुंग के दादाजी। ठीक। अब ये कहता है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी सबसे छोटा तो बाईचुंग हो गया, और इसकी उम्र मान लेते हैं हम एक्स, और उससे 29 वर्ष बड़े, यानी पिताजी की बात कर रहे हैं, यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, और बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, और इसके पिता दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी दादा से पिताजी 26 वर्ष छोटा है, यानी इसका मतलब दादा 26 वर्ष और बड़ा हो गया, यानी पिताजी की उम्र में 26 वर्ष और जोड़ दो, दादा की उम्र आ जाएगी। समझ गए? तो पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से आपने समझना है कि बाईचुंग तो एक्स साल का हो गया, तो उससे 29 वर्ष बड़े पिताजी हो गए, तो उसमें 29 जोड़ दिए, और पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे, इसका मतलब दादा 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी में 26 वर्ष जोड़ दिए, दादाजी की उम्र आ जाएगी। अब ये कहता है कि इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, यानी एक्स प्लस में एक्स प्लस 29 प्लस में एक्स प्लस 29 प्लस 26, इन सभी का योग कितना है? 135 है। तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x, और बाकी 29 और 26 को हम जोड़ लेते हैं, 6 और 9 15, 15 प्लस 9 24, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 84 बराबर 135, या 3x बराबर 135, 84 यहाँ पर है तो 84 आगे चला जाएगा, या 3x बराबर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और 13 में से 8 गए 5। ठीक। या x बराबर 51/3, इधर गुणा में इधर बटे में चला जाएगा, 3 निकम 3, 17 3 51, तो x बराबर 17। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाईचुंग की उम्र जो है वो कितनी आ गई? 17 वर्ष। तो यहाँ से बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष, पिताजी की आयु देखिए x प्लस 29 है तो ये 17 प्लस 29 हो जाएगा, 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, पिताजी की उम्र आ जाएगी, बाईचुंग के पिताजी की उम्र 46 वर्ष, और बाईचुंग के दादाजी की आयु है x प्लस 29 प्लस 26, यानी 17 प्लस 29 प्लस 26, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 2 2 और 2 4, 2 6 1 7, 72 वर्ष। ठीक। तो यहाँ ऊपर जो स्टेटमेंट लिखनी है वो आप लिख ही लोगे कि माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिताजी की आयु कितनी थी? x प्लस 29, और दादाजी की आयु x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार आगे कंडीशन ऐसे की ऐसे ही। अब आगे 12वां क्वेश्चन देखिए
कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए कि रवि जो है आज मान लिया x साल का है, ये इसकी वर्तमान आयु है। और 15 वर्ष बाद में क्या होगा कि ये 15 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक। और साथ में कंडीशन क्या दे रखी है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु x है तो x की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 15 साल बाद की जो आयु है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल आसान सा समीकरण में प्राप्त हो जाता है। और इस समीकरण को हल करके हम x निकाल लेंगे और वही जो है रवि की आयु होगी। तो यहाँ पर माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसे लिखने से पहले आपने अपने माइंड में सोचना है। अगर आपको पता लग गया भी क्वेश्चन कैसे सोल्व होना है, फिर लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो पहले लिखने पे जोर नहीं बल्कि समझने पे जोर देना आप लोगों ने कि माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, और 15 वर्ष बाद आयु 15 साल बड़ा हो जाएगा तो 15 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये 15 साल बाद की जो आयु है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो ये x जब हम इधर लेके जाएंगे तो 15 बराबर 4x माइनस x, या 15 बराबर 3x। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 3x बराबर 15, या x बराबर 15/3, 3 निकम 3, 3 5 15। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। इसलिए रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक। अब अगर आपने खुद चेक करना है कि हमारा सम ठीक है या नहीं, तो आज 5 साल का है, 15 साल बाद में 20 साल का हो जाएगा। तो 20 जो है वो 5 का क्या है? 4 गुना ही तो है। ठीक। तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब आगे 13वां क्वेश्चन देखिए कि एक प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह प्रमेय संख्या क्या है? वो प्रमेय संख्या हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं कि माना प्रमेय संख्या क्या मान लिया? x। अब x के साथ वही काम करो जो ये कहता है कि प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, यानी x को 5/2 से गुणा करने पर 5/2 से x को गुणा किया, उसमें क्या किया आपने? 2/3 जोड़ दिया। जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, यानी बराबर में -7/12 आता है। प्राप्त होने का मतलब बराबर में ये चीज आती है समीकरण की। तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 5/2x, ये 2/3 इधर प्लस का, इस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। ठीक। 5/2x बराबर 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 को 12 से भाग 1, 1 7 7, और माइनस का साइन साथ में है। और 12 को 3 से भाग दिया, 4 4 दूनी 8, और ये माइनस का साइन पहले से साथ में ही इसके। अब 5/2x बराबर 7 और 8 15/12, या x बराबर -15/12। 2 भाग में तो गुणा में, 5 गुणा में तो भाग में। तब इसको काट लो, 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो
ये माइनस का निशान भी इसको मत भूल जाना, ऊपर 1 और नीचे 2, तो इसका मतलब x बराबर -1/2। ठीक, और ये आंसर है। अतः प्रमेय संख्या बराबर -1/2। इसको लिख देना आता है, प्रमेय संख्या बराबर -1/2। अब आगे 14वां क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो देखिए कि ये लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है जो बैंक में कैशियर है। कैशियर मतलब खजांची क्या होता है, जो जिनके पास पैसे रखे होते हैं, ठीक, और जो पैसे लेने देने का काम करते हैं बैंक में। तो उनके पास जो है 3 टाइप के नोट हैं, 100 रुपए वाले हैं, 50 रुपए वाले हैं और 10 रुपए वाले नोट हैं। और इनका अनुपात दे रखा है 2:3:5, नोटों का अनुपात है ये। तो नोटों की संख्या सिंपल सी बात है, 2x, 3x और 5x हो जाएगी। अब कहता है उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए, यानी नोटों की कुल जो कीमत है वो कितनी है, 4 लाख रुपए। तो एक नोट की कीमत 100 रुपए वाले की कितनी होती है, 100 रुपए ही होती है। 2 की कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। 3 की कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 100, 4 वालों की 4 गुणा 100 और 2x अगर हमारे पास नोट है तो इसका मूल्य हो जाएगा 2x गुणा में 100। इसी तरह से 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य हो जाएगा 3x गुणा में 50 और 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य हो जाएगा 5x गुणा में 10। ठीक, और फिर इन सभी का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक समीकरण प्राप्त होगा। तो पहले जो हमने समझा उसको लिख देते हैं, उसके बाद एक समीकरण बना करके इसको हल कर देंगे। तो माना 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानेंगे, 2x, इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या आपने पूरा लिखना, समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x। ठीक, अब 100 रुपए के नोटों का मूल्य, 100 रुपए के नोटों का मूल्य 2x गुणा 100, 100 दूनी 200, कितना हो गया 200x। 50 रुपए के नोटों का मूल्य 3x गुणा 50, 50 3 150 और x। और 10 रुपए के नोटों का मूल्य 10 वाला कितने 5x, तो 5x को 10 से करेंगे तो 10 5 50x। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि 200x प्लस 150x प्लस में 50x, ये कुल मिला के किसके बराबर होंगे, 4 लाख के बराबर होंगे। तो ये हो जाएंगे 150 और 50 200, 200 और 200 400, तो ये हो जाएंगे 400x बराबर 4 लाख और x बराबर 4 लाख बटे में 400, 2 0 से 2 0 कट, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, तो x आ गया आपके पास 1000। x कितना आ जाता है, 1000। ठीक, इसलिए 100 रुपए के नोटों की संख्या देखिए x 1000 है और ये 2x है तो 2000 हो जाएंगी। 50 रुपए के नोटों की संख्या 3 गुणा 1000 3000,
10 रुपए के नोटों की संख्या 5 गुना 1000 5000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसलिए 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 2x यानी 2 गुना 1000 2000। इसी तरह से 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x 3 गुना 1000 यानी 3000। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 5x, तो 5x 5 गुना 1000 बराबर 5000। ठीक, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो पहले देखिए एक चित्र बना करके इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 1 रुपए वाले सिक्के हैं, ये 2 रुपए वाले सिक्के हैं और ये 5 रुपए वाले सिक्के हैं। कहता 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो 2 और 5 में से हमें एक को x मानना होगा। किसको मानेंगे? जिसकी संख्या कम है। इस प्रश्नावली में तो उसी को ही मानते हैं कि 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो इसका मतलब 5 रुपए वाले सिक्के कम हो गए, 2 वाले की संख्या 3 गुनी है, यानी 2 वाले तो 5 वाले से 3 गुने, 3 गुने तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगी। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी 160, तो बाकी बचे हुए वो 1 रुपए वाले ही बच गए। तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने बचे? 160 में से इन दोनों का जोड़ घटा दो 3x और x, इन दोनों का टोटल 160 में से घटा देंगे, बाकी 1 रुपए वाले सिक्के बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहली चीज हमने माननी है वो लिख देते हैं कि माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी x, इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इसके 3 गुनी 3x हो जाएगी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 160 तो टोटल है, उसमें से इन दोनों का टोटल यानी 3x और x का टोटल घटा देते हैं। 8 माइनस 3 और 1 4x। ठीक, तो 1 2 3 तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर कुल मूल्य दे रखा है, सिक्कों का मूल्य कितना है 300 रुपये। तो 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य यानी जितने सिक्कों की संख्या उसका 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्का का मूल्य 5 रुपए है, 2 का 2 गुना 5, 3 का 3 गुना 5, तो x का x गुना 5 यानी 5x हो जाएगा। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x को 2 से गुणा कर दो, 2 3 6x। और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य इतना ही रहेगा, क्योंकि एक सिक्के का मूल्य 1 ही रुपया है। तो इसको हम जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा किसी को भी कर दो, संख्या वही रह जाती है। ठीक, अब इतना करने के बाद जो है अब प्रश्न क्या कहता है कि 1 2 और 3 इन तीनों का सम जो कितना है 300 रुपये है। तो प्रश्नानुसार 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन दोनों तीनों का टोटल कितना है 300 रुपये है। तो पहले x जोड़ लो इधर, 5 और 6 11, 11x में से 4x घटेंगे, 11 में से 4 के 7, तो ये हो गया 7x प्लस 160 बराबर 300। ठीक, तो यहाँ से 7x बराबर 300 माइनस 160,
या 7x बराबर, यहाँ 0 में से 0 माइनस 0, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, और 2 में से 1, तो यहाँ से x बराबर 140/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से x बराबर आ गया 20। x बराबर कितना आ गया 20। तो 20 अगर आ जाता है तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60, और ये 60 और 20 80, 80 टोटल कितने 160, 160 में से 80 घटेंगे तो 80 आ जाएंगे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए वैसे आपने नीचे लिखना, लेकिन मेरे पास जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी 20, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, तो 3 गुणा 20 60 हो गई, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 160 गुणा 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 80, यानी यह हो जाएगा 80। ओके, अब आगे 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक निबंध प्रतियोगिता है, मान लीजिए आपके स्कूल में निबंध प्रतियोगिता है और उसमें 63, यहाँ देखिए कि 63 प्रतिभागियों में मान लीजिए कि 63 स्टूडेंट जो है इसमें भाग ले रहे हैं, इनमें से कुछ विजेता हैं। जो विजेता है उनको तो मिलेंगे 100 रुपए, और जो विजेता नहीं है और उन्होंने भाग लिया है उनमें से हर एक व्यक्ति को मिल जाएंगे 25-25 रुपए, हर एक स्टूडेंट को 25-25 रुपए और मिलेंगे। तो देखिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ विजेता है ये, ठीक। अब कितने हैं हमें नहीं पता, और जो विजेता नहीं है वो भी कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो विजेता है उनकी संख्या मैं x मान लेता हूँ। अब ये कितने हैं मुझे नहीं पता है, इनका भी नहीं पता, ठीक। और कुल 63 है, तो बाकी जो प्रतिभागी बचेंगे वो 63 में से ये विजेता की संख्या घटा दो, ठीक। अब प्रत्येक विजेता को तो मिलेंगे 100 रुपए, तो x विजेताओं को मिलेंगे 100 गुणा x, और इनमें से प्रत्येक को मिलेंगे 25 रुपए, तो 63 माइनस x, इसको 25 से गुणा कर देंगे। अब देखो इतने रुपए बन गए, और ये सारे रुपए जो है कुल कितने हैं 3000 रुपए, तो इन सभी का टोटल कितना है 3000 रुपए। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा, उसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो विजेताओं की संख्या आ जाएगी, बस वही तो कुछ ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना विजेताओं की संख्या कितनी x, अन्य प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x। तो विजेताओं को प्राप्त राशि कितनी राशि प्राप्त हुई x गुणा 100 यानी 100x। अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त राशि, अन्य प्रतिभागियों को कितनी राशि प्राप्त होगी 63 माइनस x गुणा में 25, तो 25 3 75 हासिल 7, 25 6 150 और 7 157 माइनस
25x। ठीक, अब प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, 3000 होगा। तो प्रश्नानुसार 100x प्लस में 1575 माइनस 25x बराबर कितना है, 3000। तो 100x में से 25x घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 75x आ जाएगा। प्लस में 1575 बराबर 3000। तो 75x बराबर 3000 माइनस 1575। तो यहाँ घटा लीजिए, 10 में से 5 घटेंगे 5, और 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 4, और 2 में से 1 1, 1425। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, इस साइड कर लेता हूँ मैं। x बराबर कितना आ जाएगा, 1425 बटे में 75। अब ये 25 पे कट जाएंगे, 25 3 75, और 25 5 125। 125 के बाद ये कितने बचे, 5 और 2 7 10 17, और 25 17 के बाद 5 तो 175, 25 7 175, एक बार फिर कट जाएंगे, 19 30 57। तो x बराबर आ जाएंगे 19। तो विजेताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। इसलिए विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में हम कुछ ऐसे समीकरणों को हल करना सीखेंगे जिसके दोनों तरफ चर हो। यहाँ पे तो देखिए चर कहाँ आया, सिर्फ एक ही साइड में आए हैं। ठीक, अगली प्रश्नावली जो हम सोल्व करेंगे उसमें दोनों तरफ चर आएंगे, और वो भी बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपको प्रश्नावली 2.2 के 10 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पहले तो वीडियो को देख के सोल्व करें, फिर उसको बिना देखे अपने फेयर नोटबुक में आप लोगों ने सोल्व करने हैं। और इस टाइप की और भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो उसको भी आप सोल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।